हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो बच्चे, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक हिंदी में इस स्टोरी की समरी ही डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि इस समरी में आपको आपकी बुक के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मिलेंगे इसी समरी में, प्लस जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको सारे इस समरी के अंदर उनके आंसर्स जो हैं वो मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से सुनिएगा और जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो उन चीज़ों को आप नोट करिएगा। और जितनी भी मैंने समरी बनाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख के इसके अपने नोट्स भी जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो द लास्ट लेसन है इसको लिखा किसने है? इट इज़ रिटन बाय फ्रेंच नॉवलिस्ट अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट जो है इसके राइटर हैं। आपने इनका भी नाम याद रखना है, बिकॉज जैसे अब आपको क्वेश्चन पता है कि सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है, तो अगर तो आपको पैराग्राफ बना के क्वेश्चन आता है या किसी भी तरीके से वो केस बेस्ड स्टडीज़ में क्वेश्चन पूछते हैं तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपने साथ के साथ रेडी करने हैं। तो आपको अपनी स्टोरी जो भी आप कर रहे हो उस राइटर का जो नाम है वो भी पता होना चाहिए। हु इज़ वेल नोन फॉर हिज शॉर्ट टेल्स एंड नॉवेल्स, the moral of the story is to never take your education for granted। ये जो इसके राइटर हैं वो काफ़ी वेल नोन मीन्स काफ़ी पॉपुलर हैं। वो इस तरीके की काफ़ी शॉर्ट टेल्स मतलब छोटी छोटी कहानी या नॉवेल्स जो हैं वो लिखते रहते हैं। और इस स्टोरी को लिखने के पीछे उनका क्या मोरल था, क्या हमें सीख देना चाह रहे हैं वो, कि नेवर टेक योर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। देखिए, इस स्टोरी से तो हम कुछ सीख लेंगे ही, सीख लेने का फ़ायदा ये भी तब भी होता है कि अगर हम आप चीज़ों को उनको प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में लेके भी जाओ, तो सिर्फ इस स्टोरी से हमें भी एज ए स्टूडेंट काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने उसको ध्यान से चीज़ें समझनी है। अब उसने फर्स्ट लाइन ही क्या बोली है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपनी एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। फॉर ग्रांटेड मीन्स कि जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, बट जब टाइम निकल जाता है फिर आप समझते हो कि ये चीज़ वाकई में कितनी इम्पॉर्टेंट थी और इस चीज़ को आप स्टोरी में आगे समझोगे। तो जो स्टोरी है ये किस टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई है या किस टाइम पीरियड की बात की गई है? स्टोरी इज़ सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रेंको प्रेशियन वॉर, यानी कि वहाँ पे एक लड़ाई के दौरान, लड़ाई किसके अंदर हो रही है? फ्रेंको एंड प्रेशियन के बीच में। टाइम पीरियड याद रखिएगा इसमें 1870 एंड 1871। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो आप उनका टाइम पीरियड याद रखोगे। इस वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब ये जो वॉर होती है इसमें हारता कौन है? फ्रांस की हार हो जाती है प्रशिया से। लेड बाय बिस्मार्क, अब ये बिस्मार्क कौन है? आपकी स्टोरी में ये नाम आता है। तो बिस्मार्क रूलर है। रूलर मीन जो उस टाइम राज कर रहा था, जिसके अंडर या गाइडेंस के अंदर ये जो युद्ध हुआ था, जो प्रशिया का उस टाइम पे राजा था, ठीक है, जिससे जो ये फ्रांस है जिसने फ्रांस को हराया था। एंड एट दैट टाइम प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उस टाइम पे जो प्रशिया जो है उसके और 3 उन्होंने नाम लिए हैं जो उस टाइम पे प्रशिया का ही पार्ट थे। तो कौन कौन थे वो? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट जो था वो प्रशिया के अंदर आता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अलेक्से एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे अल्सेस एंड लॉरेन जो है फ्रांस के क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अब किसके हाथ में चले जाते हैं? प्रशियन के हाथ में, क्योंकि प्रशियन क्या है वो वॉर जीत चुका है। तो इसी छोटा सा पैराग्राफ में मैंने आपको 3 चीज़ें बोली हैं याद करने के लिए। पहला, आपको राइटर का नाम याद रखना है, ये स्टोरी किस टाइम के दौरान है, टाइम पीरियड, और फ्रेंको और प्रेशियन वॉर के दौरान चल रही है जिसमें फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रशिया से। और तीसरी चीज़ है मैंने आपको क्या बताई है कि जो फ्रांस की अल्सेस और लॉरेन जो है उसकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि प्रशियन के हाथों में चली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरी में हमें क्या बताने वाले हैं ये। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पेन ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज। तो इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है? एक दर्द दिखाया गया है, एक जो सिचुएशन हमारे आगे बनाई गई है, तो वो किन लोगों का दर्द है कि लोग किस तरह से फील करते हैं
व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज, कि जो भी आपकी मातृभाषा है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी अब हम अपनी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं, हमारी कंट्री की अगर मदर टंग देखें हिंदी है, तो आपको कैसा फील होगा कि अगर आपको अपनी ही भाषा को सीखने की इजाज़त ना मिले। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि ऐसा क्या वहाँ पे एक सीन होता है जिसके ऊपर ये स्टोरी जो है वो बनाई गई है। तो स्टोरी को समझने से पहले हम इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि स्टोरीज किन के बारे में है या किन के बारे में हमें बोली जा रही है। फर्स्ट कैरेक्टर इसमें आएगा फ्रांस। फ्रांस कौन है? एक स्कूल स्टूडेंट है जो ये सारी चीज़ें जो है जिसके बारे में वो लिख रहा है। एंड दूसरा क्या है? अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो उन्हीं के स्कूल का एक टीचर एम हैमिल। यानी कि ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप ये स्टोरी पढ़ोगे। तो ये बच्चे मैंने स्टोरी जो है ना कुछ पार्ट्स में बनाई है ताकि आपके लिए भी समझने में इजी हो जाए, और उसी पार्ट्स में साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि आपके बुक में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन की भी समरी है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या हो रहा है। फ्रांस स्टार्टेड स्कूल फॉर वेरी लेट। तो ये जिस दिन की वो स्टोरी सुना रहा है, तो उस दिन क्या होता है, फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए निकलता है और उस दिन वो काफ़ी लेट हो जाता है। एंड ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपल्स। मीन्स वो उस दिन स्कूल जाने से काफ़ी डर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स याद नहीं होते हैं। एंड फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो फिर उस दिन वो कुछ मोमेंट मतलब कुछ टाइम के लिए उसके दिमाग में क्या आता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और आज का जो दिन है वो स्कूल से बाहर बिताता हूँ। तो इसी लाइन में देखिए आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपकी बुक का कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस स्कूल दैट डे, कि उस दिन जिस दिन ये स्कूल जा रहा था, जिस दिन वो लेट हो गया, तो फ्रांस को क्या प्रिपेयर करना था। उसका आंसर आपका कहाँ पे आ गया? पार्टिसिपल्स, कि उसको क्या प्रिपेयर करने थे? पार्टिसिपल्स उसके टीचर ने उसको प्रिपेयर करने के लिए दिए हुए थे। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वो बाहर रह के बल्कि स्कूल ना जाके क्या करना चाहता था? उस नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय करना चाहता था। अब देखिए कुछ नेचर को डिस्क्राइब करा गया है यहाँ पे। द ब्राइट सनशाइन, पूरी एकदम अच्छी चमक वाली धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स चिर्पिंग इन द वर्ड्स, तो वुड्स वहाँ पे क्या बर्ड्स चिर्पिंग क्या होता है कि पंछी जो हैं वो जैसे होता है ना ची ची करना, वो वहाँ पे चहचहा रहे थे। प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग वर टेम्पटिंग, तो वहाँ पे जहाँ से वो गुजर रहा था वहाँ पे जो प्रेशियन सोल्जर्स थे उनकी एक टुकड़ी क्या करती हुई जा रही थी? ड्रिलिंग करती हुई जा रही थी, जहाँ पे वो परेड करते हैं ना, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बहुत टेम्पटिंग कर रही थी। टेम्पटिंग मतलब उसको ललचा रही थी कि स्कूल ना जाके हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। बट ही रेजिस्टेड एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, बट फिर उसके मन से क्या आवाज़ आती है? नहीं ये सब नहीं करना, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो वो स्कूल के लिए क्या करता है? जल्दबाजी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पार्ट 1 ख़त्म होता है, यानी कि स्कूल जा रहा है, लेट हो गया, उसको क्या रेडी करने थे? पार्टिसिपल्स रेडी करने थे। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 में, जहाँ पे वो स्कूल पहुँच जाता है। अब स्कूल पहुँच के वो क्या देखता है? चलिए आइए वो देखते हैं। ऑन रीचिंग स्कूल फ्रांस नोटिस, अब ये सारा पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनने वाले हैं। अब स्कूल पहुंच के फ्रांस क्या नोटिस करता है? एक तो आज वहाँ पे बड़ी अनयूजुअल साइलेंस है। अनयूजुअल क्या होता है? यूजुअल, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा? यूजुअल, जो मतलब आपको रोज़ाना चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो रोज़ाना क्या देखने को मिलता है उसको? यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, कि जब स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, स्कूल में क्या रहता है? बहुत चहल पहल रहती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो इतना शोर शराबा या जो भी चहल पहल है वो उसको स्ट्रीट यानी कि गली के बाहर तक भी सुनाई देती है। बट दैट डे फ्रांस नोटिस दैट इट वॉज ऑल सो स्टिल, उस दिन फ्रांस क्या नोटिस करता है कि बहुत स्टिल क्या होता है? बिल्कुल शांति। तो बच्चे अपने वर्ड्स याद करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1-2 दिन पेपर के पहले पूरा साल वो सिर्फ जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनके ऊपर ध्यान देते हो, इंग्लिश और स्पेशली फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल इग्नोरेंस में जाते हैं। तो हम अपनी मेंटालिटी क्या बना के रखते हैं? एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले, जो इतने थोड़े ज़्यादा ही सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि एक दिन पहले हम वीडियो लगाएंगे, स्टोरी सुनेंगे और वहाँ पे जाके क्वेश्चन आंसर कर आएंगे।
तो मैं बार बार अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि सीबीएसई ने इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है। वहाँ पे आपके अब जो रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं चलने वाले हैं। तो आपको अपना जो भी आप टॉपिक तैयार करते हो उसकी आपको फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने सिर्फ समझना है, उन चीज़ों को रट्टे नहीं मारना। अब यहाँ पे आपने चीज़ सिर्फ हिंदी में सुन ली है, इंग्लिश में आपको उसके कोई वर्ड्स नहीं पता, तो खाली सिर्फ हिंदी में स्टोरी पढ़ के अब आपका काम नहीं चलेगा। जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो वहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़ें घटित हुई हैं या उनके लिए वो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको आंसर में वो यूज़ करने हैं, ना कि खुद का कुछ राइटर बन के अपनी इस तरफ से समझ के उनको लिखना है। तो इसीलिए जो ये वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे आपके क्वेश्चन बुक से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो आपने प्रॉपर इसी के ही नोट्स बना लेने हैं। तो वहाँ पे स्कूल में मैंने आपको क्या बोला, जब गया उसने क्या देखा, ग्रेट बस्टल यानी कि चहल पहल देखी, ठीक है। और फ्रांस ने क्या नोटिस करा कि इट वॉज ऑल सो स्टिल काम एंड क्वाइट। तो तीनों का इनका क्या मतलब है कि उस टाइम क्या थी, बिल्कुल चुपचाप से शांति होती है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या पिन भी गिरोगे तो आपको उसकी आवाज़ भी आ जाएगी, तो इतनी वहाँ पे उस दिन जो थी वो साइलेंस थी। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, कि जिस तरह की एक संडे मॉर्निंग होती है स्कूल में कि बिल्कुल शांति, कोई बच्चा नहीं है, तो आज उसको वो चीज़ें वैसी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने ऊपर क्या वर्ड यूज़ करा कि अनयूजुअल साइलेंस को उसने नोटिस करा। क्योंकि अगर सेकंड क्वेश्चन देखोगे वो यही बनता है कि व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो उसमें आपको ये सारी लाइंस वहाँ पे लिखनी है कि उसने ऐसा क्या अनयूजुअल जो है वो फ्रांस ने नोटिस करा। नाउ देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, इसको भी बच्चे मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें स्कूल के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या देख रहा है कि बुलेटिन बोर्ड के आगे इन फ्रंट क्या है, क्राउड मीन्स बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost better। अब जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया कि स्टोरी किस टाइम की है, जब वॉर चल रही थी। तो पिछले 2 सालों से वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ से उनको क्या आ रही थी, सिर्फ बैड न्यूज़, बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही थी कि जिसमें हम युद्ध जो है वो हार गए हैं, ठीक है। An order had come from Berlin to teach only German in the school of Lexe and Lauren. The Germans had put up this notice on the bulletin board। तो आज ऐसा क्या लगा था कि उस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारे जो लोग थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो एक क्राउड बना के खड़े हुए थे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ था, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ था, एक नोटिस लगाया गया था। क्या नोटिस था वो कि कल से स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। यानी कि उनका जो आज वो दिन आया था, आज को छोड़ के कल से जो उनकी लैंग्वेज है, अब वो फ्रांस थी, फ्रेंच लैंग्वेज उनकी वहाँ पढ़ाई जाती थी, तो अब कौन सी लैंग्वेज टीच की जाएगी वहाँ पे, जर्मन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। यहाँ तक आया, स्कूल पहुँच गया, नोटिस बोर्ड पे गया, उसने देखा वहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 3 के पार्ट 3 में ऐसा क्या होने वाला है। थ्रू द विंडो ही सॉ हिज क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस, कि जब वो क्लास के तरफ जा रहा होता है तो वो क्या देखता है विंडो से कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फ्रांस नोटिस दैट देयर टीचर हैड वेल ड्रेस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या नोटिस करता है, ये भी आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि उसने वहाँ जाके क्या क्या नोटिस करा स्कूल में। तो वो क्या नोटिस करता है कि आज उसके टीचर हैं हैड वेल ड्रेस्ड, वो बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर आए हैं। तो क्या ड्रेसअप होकर आए हैं वो, ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो ये उनके कुछ कपड़ों के बारे में उन्होंने बताया है हमें थोड़ा सा डिटेल में, कि उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई है और एक छोटी ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई है। एंड ही वोर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और वो इस तरीके का जो ड्रेसअप है यूजली कब पहन के आते थे, कोई अगर कोई इंस्पेक्शन का दिन है या कोई प्राइज डे या कोई फंक्शन है स्कूल में, तब वो पहनते थे। तो आज वो क्यों पहन के आई हैं, ये उसके दिमाग में चलना शुरू हो गया। तीसरा चीज़ वो क्या देखता है कि विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, कि वहाँ पे ना ही सिर्फ उसके स्कूल के बच्चे बल्कि उसके गाँव के लोग भी आए हुए हैं जो आखिरी बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड एवरीबडी लुक्ड सैड।
तो उसको वो क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे बड़े ही उदास दिख रहे हैं बैठे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, कि एक वहाँ पे हॉजर है, हॉजर कौन है वहाँ पे, उनका एल्डर पर्सन है, बुढ़ा इंसान है वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनके विलेजर्स उसमें से, और वो अपने साथ क्या लेके आया था, एक ओल्ड प्राइमर, ये क्या एक बुक है, ठीक है, जहाँ पे वो ट्रांसलेशन वगैरह सब चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो जब ये सब देखता है, अब देखते हैं पार्ट 4 में क्या होता है। नाउ अब जब फ्रांस जो है वो एंटर कर जाता है, फ्रांस अपनी क्लास में बैठता है जाके, तो एम हैमिल, अब यहाँ पे जो उसका टीचर है वो क्या अनाउंस करता है उठ के, टुडे इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि आज क्या है, फ्रेंच का आखिरी लेसन है। तो इसी के ऊपर आपका जो स्टोरी का वो टाइटल बना हुआ है कि उस दिन जिस दिन वो स्कूल में जाते हैं, उनका जो फ्रेंच पढ़ने का था वो एक आखिरी लेसन था जो उनको पढ़ाना था, क्योंकि कल से उन्होंने क्या पढ़ना था, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी थी। जब ये उसको चीज़ पता चलती है फ्रेंच को कि अब आज के बाद मुझे अपनी ही लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो कल से हमें किसी और कंट्री की जो लैंग्वेज अब उसको सीखना पड़ेगा, तो फ्रांस क्या महसूस करता है, ही रिग्रेट एंड रियलाइज वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। उसको रिग्रेट फील होता है, वो पछतावा करता है, और उसको क्या रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने लेसन्स को जब सिखाई जा रही थी चीज़ें सीरियसली क्यों नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब उसको अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अब उसको अपनी लैंग्वेज बोलनी ही नहीं आती। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अपनी स्टडीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। तो टाइम जब निकल जाता है, जब टाइम था तब उन्होंने चीज़ें सीखी नहीं है, ठीक है ना, तो उन चीज़ की हमें हर चीज़ की इंपॉर्टेंस ही कब पता चलती है, जब उसका टाइम निकल जाता है। तो यही चीज़ उस टाइम जो थी फ्रांस की वो फीलिंग थी। अब आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है यहाँ पे कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज, कि फ्रांस की जो फीलिंग है वो कैसे चेंज हो जाती है एम हैमिल और स्कूल के बारे में। अब आपने आते हुए पढ़ा है कि एम हैमिल से उसको डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने होमवर्क दिया है, कम्प्लीटली करा नहीं है उसने, स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, ठीक है, बाहर खेलना कूदना सब बच्चों को यही पसंद होता है। तो अब आज ऐसा क्या हुआ कि जो उसकी फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई। तो फीलिंग्स कैसे चेंज होगी कि जिस दिन अब जब उसको जाके पता चला कि आज मेरा ये लैंग्वेज पढ़ने का आखिरी दिन है, फिर उसने वो एक तो पहले उसने अंडरस्टैंड करा, उसके जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे कि विलेजर्स बैठे हुए हैं, टीचर जो है वो बहुत वेल ड्रेस होके आया, तो अंडरस्टैंड द रीज़न, अब उसको कारण पता चला कि वाई टीचर इज़ वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर सिटिंग एट दी बैक। तो वो समझ गया था कि क्या कारण है इसके पीछे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम हैमिल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। अभी जो विलेजर्स थे वो क्यों आए थे वहाँ पे क्लास में कि एम हैमिल जो थे उनको स्कूल में कितने साल हो गए थे, 40 years। याद रखना है, 1 marks क्वेश्चन, फिर से याद दिला रही हूँ आपको कि कितने साल हो गए थे उनको स्कूल में, 40 years हो गए थे। और वो एक उनका धन्यवाद करने का ये उनका जेस्चर था विलेजर्स का, वो भी उसको वहाँ पे इसलिए वो अपनी क्लास में आके उनके पास जो थे वो बैठे थे। फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमिल वुड गिव देम। अब फ्रांस को पता चल गया था कि आज जो लेसन देने वाले हैं एम हैमिल वो हमारा क्या है, फ्रेंच में आखिरी लेसन है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल टॉट ओनली जर्मन। तो अभी नेक्स्ट डे से सिर्फ उनको स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। अब जो उसको काम दिया गया था, जो उसने प्रॉपरली याद नहीं किया, तो अब उसको उसके लिए उसको क्या फील हो रहा था, सॉरी फील हो रहा था, पछतावा फील कर रहा था वो। एम हैमिल रियलाइज दैट, अब जब उसको चीज़ एम हैमिल जो है, जब उसको जो उसने एक होमवर्क दिया था, जब वो फ्रांस को खड़ा करके क्लास में वो क्वेश्चन पूछता है, तो जो फ्रांस है वो उसका आंसर तो देना चाहता था, पर जब उसने याद ही नहीं किया तो वो आंसर कहाँ से देता। तो जब वो उसका आंसर नहीं दे पाता तो उस टाइम पे जो एम हैमिल है वो उस पर गुस्सा नहीं होता, तो वो आगे क्या रियलाइज़ करता है, वो क्या जवाब देता है कि ऑल थ्री, ही हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता है, चिल्ड्रन, बच्चे और उनके पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द मदर टंग, कि जो भी आज बच्चों ने अगर उनको चीज़ें नहीं आ रही या वो भाषा नहीं सीख पाए, तो इनके पीछे हम तीनों ही क्या हैं, जिम्मेवार हैं, ठीक है। हैमिल सेज फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटिफुली। तो हैमिल क्या कहते हैं उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि एक बहुत ही सुंदर, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ड की। ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट। वो उनको क्या मैसेज देते हैं कि हमेशा से, मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा को अपने दिल के क्या रखो, क्लोज रखो। इट इज़ अ की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अब उनको क्या बना लिया गया था उनकी कंट्री को,
गुलाम बना लिया गया था, कि किसी भी गुलामी की अगर उसकी कोई की है, कोई चाबी है बाहर निकलने की, तो वो क्या है, आपकी मदर टंग है। एंड ही आस्क्ड देम टू नेवर फॉरगेट इट, और उनको वो क्या कहते हैं कि आप अपनी मातृभाषा को कभी भी मत भूलिएगा। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड, कि अगर आप अपनी मातृभाषा से डिप्राइव हो जाते हो, मतलब आपसे वो छीन ली जाए, कि कल से मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं और आपको बोला जाए कल से आपने पंजाबी लैंग्वेज में बात ही नहीं करनी, ना सीखनी है, आपको कोई और लैंग्वेज जिसने कंट्री के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया, अब आपको उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना है, उन्हीं को लैंग्वेज को सीखना है, तो अब आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो कि किस तरीके से जो आपके जितने भी बॉन्ड्स बंधे होते हैं उन सबको क्या करने की कोशिश की जा रही है, उनसे कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें बोल के एम हैमल जो है वो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। उस दिन वो कुछ ग्रामर का काम कराते हैं, उनको कुछ राइटिंग्स करवाते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। उस टाइम पे जो कुछ कबूतर जो हैं वहाँ पे छत पे बैठे होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे उनकी गुटर गुम की आवाज़ें हैं वैसी आ रही होती हैं। एंड फ्रांस थॉट, तो फ्रांस के दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोचता है उस टाइम पे कि इफ़ दे वुड मेक इवन पिजन्स सिंग इन जर्मन, तो बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ सोचता है कि ये जो एक दूसरे पे हम कब्जा करके या चीज़ों को चलाते हैं, कि वो हमें तो इस चीज़ के लिए मजबूर कर लेंगे कि हम अपनी मदर टंग को छोड़ दें, तो क्या वो इन पिजन्स को भी जो है उन जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो तो जिस लैंग्वेज में चल रहे हैं या जो कर रहे हैं वो तो वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला कि मदर टंग को उसने क्या डिनोट किया एम हैमल ने, कि प्रिजन ऑफ स्लेवरी की है, पिजन्स वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम पहुँच गए हैं स्टोरी के हमारे लास्ट पार्ट में, कि अब होता क्या है। फ्रांस सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस। अब जब वो अपना लेसन ख़त्म कर लेते हैं तो चेयर के ऊपर जो है वो एम हैमल बैठ जाते हैं, पूरे मोशनलेस, मतलब उनमें अब कोई मोशन नहीं होता, पूरा उदास बैठा होता है वो। एंड हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव, और जो उनकी सिस्टर हैं वो ऊपर रूम में क्या कर रही होती हैं, तैयारी कर रही होती है वहाँ से जाने की। पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव कंट्री नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जो था उनको कंट्री छोड़ के जाना था, इसीलिए उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर सामान जो है वो पैक कर रही होती है। एंड ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, जो चर्च की क्लॉक हुई है तो वो स्टक कहाँ होती है, 12 बजे पूरा स्टक हो जाती है वहाँ पे। एंड एम हैमल स्टूड अप, मिस्टर एम हैमल जो है वो खड़े होते हैं। एंड ही वॉन्टेड टू स्पीक बट ही बिकम इमोशनल, कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जब वो लेक्चर या वो जो उनका पीरियड चल रहा था, जब वो ख़त्म होता है तो वो क्या, उनको कुछ एड्रेस करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पर वो इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो बोल नहीं पाते। एंड ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस उठाते हैं। एंड रोट द वर्ड्स वी विल लिव फ्रेंड्स। क्या मतलब है इसका, इन बिग लेटर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, कि लास्ट क्लास ख़त्म होने से पहले इस वर्ड को वो बड़ा बड़ा जितना लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। और इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस जो है वो बहुत लंबे समय तक जिए, उनको एक ब्लेसिंग्स देते हैं वो अपनी कंट्री को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने बोर्ड पे क्या लिखा या उसका क्या मतलब है। देन ही मेड अ जेस्टर्स टू अस विद हिज हैंड, तब उन्होंने क्या करा, अपने हाथ के साथ एक जेस्टर करा। जेस्टर मीन्स एक इशारा करा, क्या, कि स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। अब ये लाइन बच्चों उन्होंने बोली नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एम हैमल ने एंड में क्या कहा, तो एंड में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये जो सिर्फ उन्होंने अपने हाथ से जेस्चर करा, इसे इशारा करा कि अब आप लोग जा सकते हो, स्कूल डिसमिस हो गया। फ्रेंड्स रिमेंबर्स द लास्ट लेसन वेरी वेल, कि जो फ्रांस है वो जो लास्ट लेसन उसने उस दिन लिया होगा वो उसको हमेशा के लिए याद रह गया होगा। तो बच्चे आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सिर्फ आपने हिंदी में कहानी नहीं पढ़ी, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं, सारे मैंने इस पर कवर किए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।